हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेमेस्टर 5 का आपका एक सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन। आज की इस वीडियो में हम आपके इस सब्जेक्ट के चैप्टर 1 को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, इस सब्जेक्ट का चैप्टर 1 है अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या हैं, आदर्शवाद, यथार्थवाद और विज्ञान पारंपरिक पद्धतियाँ, अंतर प्रतिमान विमर्श। तो देखिए दोस्तों, इन सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम अच्छे से कवर करेंगे। ये जो आपका चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 कह लो या पूरी की पूरी ये यूनिट 1 है आपकी, तो आज की इस वीडियो में हम इसे पूरी तरह कवर करेंगे। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है उन सभी टॉपिक्स को आज की इस वीडियो में कवर किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखें ताकि सारी बातें आपको सही से समझ में आ सकें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितने भी नोट्स बनाए गए हैं ये सारे के सारे नोट्स मैंने DU-SOL की बुक की हेल्प से यहाँ पर ये नोट्स बनाए हैं और बहुत ही आसान शब्दों में ये नोट्स आपके लिए बनाए हैं और बहुत आसानी से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इसीलिए कहूँगा वीडियो पूरा देखना। आपको जितनी भी बातें हैं वो सारी अच्छे से समझ में आ जाएंगी अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो। बाकी भले ही मैंने ये जो नोट्स हैं वो SOL की बुक से बनाए हों, लेकिन चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट्स हों चाहे आप ओपन के स्टूडेंट्स हों, सभी के लिए ये यूज़फुल है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं और आगे बात करते हैं। यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या हैं, परिभाषा और अर्थ। बहुत सिंपल है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या हैं। विभिन्न देशों के बीच के राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है दोस्तों, तो अलग अलग जो देश हैं उनके बीच में जो राजनीतिक, जो आर्थिक, जो सैन्य और जो सामाजिक संबंध हैं, इन्हीं का अध्ययन करना ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम यही अध्ययन करते हैं कि अलग अलग देशों के कैसे संबंध हैं, कैसे राजनीतिक संबंध हैं, कैसे आर्थिक संबंध हैं, कैसे सैन्य संबंध हैं, कैसे सामाजिक संबंध हैं। तो हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन का क्या मतलब है, अलग अलग देशों के बीच संबंध कैसे हैं, जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो यही क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं। यहाँ पर दोस्तों एक बात ध्यान रखना, संबंध अच्छे भी हो सकते हैं, संबंध बेकार भी हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी देश के मान लीजिए दो देश हैं, हो सकता है कि दो देशों के बीच राजनीतिक संबंध अच्छे हो सकते हैं, हो सकता है कि राजनीतिक संबंध खराब हो सकते हैं। ठीक है, मतलब संबंध अच्छे भी हो सकते हैं, संबंध बेकार भी हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का या इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब यही है, अलग अलग देशों के बीच संबंध कैसे हैं इसका अध्ययन करना ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित कई और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें समझते हैं जिससे आपको और अच्छे से सारी बातें समझ में आएंगी। अब देखिए दोस्तों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है यह देखता है कि देश आपस में कैसे तालमेल बिठाते हैं, सहयोग करते हैं या संघर्ष में रहते हैं और वैश्विक समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जाता है। इसमें देशों के बीच संघर्ष, संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं की भूमिका और विभिन्न देशों के व्यापार को समझने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी नई चुनौतियों को भी इस विषय के अंतर्गत देखा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि अलग अलग देशों के बीच कैसे संबंध है, इसको हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। लेकिन इसके साथ ही हम कई और भी बातें, मतलब कई और चीज़ों का इसमें अध्ययन करते हैं, जैसे कि जो वैश्विक समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे किया जाता है, जो देश हैं वो आपस में कैसे सहयोग करते हैं या संघर्ष में रहते हैं। ठीक है, कैसे देश आपस में तालमेल बिठाते हैं, हम इसको समझते हैं। इसके अलावा इसमें देखा जाता है कि देशों के बीच संघर्ष कैसे है, या जो संयुक्त राष्ट्र है, जो विश्व व्यापार संगठन है या दूसरे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो संगठन हैं उनकी क्या भूमिका है विश्व स्तर पर। इसके अलावा जो विश्व स्तर पर जो नई चुनौतियां हैं जैसे कि जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद, तो इनको भी इस विषय के अंतर्गत समझा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है ये काफ़ी व्यापक हमें दिखाई दे रहा है, इसमें हम कई सारी चीज़ों को समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि दुनिया को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि दुनिया अधिक शांतिपूर्ण और विकसित हो सके। मतलब दुनिया को कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम इसका भी अध्ययन करते हैं कि किस तरह से एक मतलब दुनिया को शांतिपूर्ण रखा जा सकता है।
विश्व स्तर पर किस तरह से शांति बनाई जा सकती है, तो हम इसका भी अध्ययन करते हैं। यह विषय समझने में सहायता करता है कि दुनिया को कैसे शांति और विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्या अर्थ होता है और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को अभी हमने यहाँ पर सामान्य रूप से समझा। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है ये आपको समझ में आया होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम क्या क्या अध्ययन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमें किस में सहायता करता है, ये सारी बातें आपको यहाँ पर सरल शब्दों में समझ में आई होंगी। यहाँ पर नोट्स मैंने बहुत आसान शब्दों में बनाए हैं। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। दोस्तों अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको इस टॉपिक में यही बातें बताई गई हैं कि एक विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ऐतिहासिक विकास किस तरह से हुआ। देखिए यहाँ पर यही बातें आपको बताई जा रही हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है इसका एक विषय के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में इसका किस तरह से विकास हुआ है। यहाँ पर लिखा है एज अ डिसिप्लिन। तो एज अ डिसिप्लिन का मतलब है दोस्तों यहाँ पर एक विषय के तौर पर, ठीक है, एक सब्जेक्ट के रूप में, एक विषय के रूप में। तो यहाँ पर इस टॉपिक में आप यही बातें समझेंगे कि एक विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ऐतिहासिक विकास किस तरह से हुआ। इस विषय के विकास की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के बाद से मानी जाती है। यह युद्ध इतना विनाशकारी था कि लोगों ने सोचना शुरू किया कि भविष्य में ऐसे युद्धों को कैसे रोका जा सकता है। युद्ध के बाद पूरी दुनिया में एक भावना फैल गई थी कि शांति बनाए रखना कितना ज़रूरी है। इस सोच ने ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन की नींव रखी। अब देखिए दोस्तों, इस पॉइंट को हम काफ़ी विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं, ये रीड करके मैं आपको सारी बातें बताता हूँ ताकि आप यहाँ पर एक हल्की समझ बना लें, ताकि आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाए। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। जब 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो इसने लाखों लोगों की जान ली और पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। युद्ध के बाद लोगों ने महसूस किया कि अगर दुनिया में शांति बनाए रखनी है तो देशों को आपस में मिलकर काम करना होगा। इसी विचार से लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई, जो एक ऐसी संस्था थी जिसका उद्देश्य देशों के बीच विवादों को हल करना था ताकि वे फिर से युद्ध ना करें। इस विषय के विचारकों ने सोचा कि अगर हम देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा दें और उन्हें बातचीत और समझौते के लिए प्रेरित करें तो युद्ध की संभावना को कम किया जा सकता है। वुड्रो विल्सन जैसे नेताओं ने इस विचार को आगे बढ़ाया कि शांति और सुरक्षा केवल आपसी सहयोग से ही संभव है। देखिए दोस्तों, वुड्रो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे। तो वुड्रो विल्सन और कुछ अन्य नेताओं ने शांति से संबंधित कई सारे विचार सामने रखे थे। वुड्रो विल्सन और अन्य नेताओं ने शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने लीग ऑफ नेशंस और स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसी संस्थाओं की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य देशों के बीच विवादों को हल करना और भविष्य में युद्धों को रोकना था। यहीं से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन एक अनुशासन के रूप में विकसित होने लगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है, एक अनुशासन के रूप का यहाँ पर मतलब है एक विषय के तौर पर। हालांकि दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है तो ये इससे पहले भी था, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध से पहले भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा जाता था, लेकिन एक विषय के तौर पर, एक अनुशासन के रूप में जो इसका अध्ययन शुरू हुआ, तो इसमें यहाँ पर ये सारी जो बातें ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी इसे हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, तो ये सारी पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ तो और अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन हर कोई इस विचार से सहमत नहीं था। कुछ विद्वानों जैसे E.H. कार ने कहा कि केवल आदर्शवाद से अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं चल सकते। उनके अनुसार देशों के बीच संबंधों में शक्ति और स्वार्थ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको यही बातें बताई जा रही हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करने से संबंधित विचार सामने आए। ऐसे ये विचार सामने आया कि विश्व में आपसी सहयोग से शांति व्यवस्था स्थापित की जा सकती है और इसे आदर्शवाद के रूप में समझा गया। अब आदर्शवाद क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर जो बातें हो रही हैं कि विश्व में अगर सभी देश आपस में सहयोग करें तो शांति व्यवस्था स्थापित हो सकती है, यही आदर्शवाद है। वुड्रो विल्सन और अन्य नेताओं ने शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।
मतलब दोस्तों बिल्कुल सिंपल है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था स्थापित करने पर जोर दिया गया और आपसी सहयोग का ध्यान रखा गया कि अगर सभी देश आपसी सहयोग करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाई जा सकती है, दुनिया में शांति बनाई जा सकती है। इसके लिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई, जो एक ऐसी संस्था थी जिसका उद्देश्य देशों के बीच विवादों को हल करना था ताकि वे फिर से युद्ध ना करें। तो दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद शांति से संबंधित ये जो विचार था इसे दोस्तों आदर्शवाद के रूप में समझा गया। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो शांति और सुरक्षा के लिए जो आपसी सहयोग की बात की गई थी, तो ये जो विचार था इसे आदर्शवाद के रूप में समझा गया। आप दोस्तों शॉर्ट में यूँ कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व में शांति व्यवस्था की स्थापना के लिए आदर्शवादी विचार सामने आए, लेकिन दोस्तों यथार्थवादी विचार भी सामने आए। अब ये यथार्थवादी विचार क्या थे तो देखिए। अब दोस्तों कई सारे विद्वानों ने यथार्थवादी विचार को प्रमुखता दी, यथार्थवादी विचार की बात की। जैसे कि कई सारे विद्वान थे, जैसे कि ए एच कार। इन्होंने कहा कि केवल आदर्शवाद से अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं चल सकते। उनके अनुसार देशों के बीच संबंधों में शक्ति और स्वार्थ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए दोस्तों बहुत सिंपल है, जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है या ये जो यथार्थवादी विचार है, इसका यही मानना है कि जो देश हैं वो हमेशा अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, वो पहले अपना स्वार्थ देखते हैं और ये जो चीज़ें हैं ये देशों के बीच में संघर्ष को पैदा करती हैं। मतलब जो यथार्थवादी जो विद्वान थे उनका मानना था कि जो आपसी सहयोग के आधार पर जो शांति व्यवस्था की बात की जाती है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब यहाँ पर जो यथार्थवादी विचारक थे उनका मानना था कि जो देश हैं वो आपस में क्या करते हैं कि वो अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इससे उनके बीच एक प्रतिस्पर्धा सी दिखाई देती है, उनके बीच एक तरह से कंपटीशन होता है। वो अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने का प्रयास करते हैं, जिसके चलते उनके बीच संघर्ष होता है। तो दोस्तों ये यथार्थवादी विचार था। और जो आदर्शवादी विचार था उसका यही मानना था कि जो देश हैं वो आपस में सहयोग करने को तैयार हैं। अगर देश हैं अगर वो आपस में सही से सहयोग करें तो शांति व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। बाकी ये जो आदर्शवादी विचार है या स्पेशली यहाँ पर अगर हम बात करें यथार्थवाद की, इसको आप आगे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर इस चैप्टर में भी आप इसे पढ़ेंगे, लेकिन आगे जो आपकी यूनिट है उसमें आप यथार्थवादी विचार को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। और जब आप इसको समझ लेंगे अच्छे से कि यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या है, तो काफ़ी बेटर तरीके से आपको और भी अच्छे से सारी बातें समझ में आएंगी। बट आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको कुछ बातें समझ में आई हों। संस्थानों का उदय। अब देखिए इसके बाद के वर्षों में विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने के अलग अलग तरीकों पर बहस की। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन बढ़ता गया, विश्वविद्यालयों ने इसे पढ़ाने के लिए अपने संस्थान स्थापित किए। 1919 में वेल्स विश्वविद्यालय ने पहला अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग खोला और इसके बाद कई अन्य विश्वविद्यालयों ने भी इस विषय को पढ़ाना शुरू किया। इन विश्वविद्यालयों ने न केवल छात्रों को पढ़ाया बल्कि विद्वानों को शोध यानी कि रिसर्च करने का मौका भी दिया। इस तरह यह विषय धीरे धीरे एक अनुशासन के रूप में, एक विषय के रूप में विकसित हुआ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम यही समझ रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम देख रहे हैं कि विश्व में आदर्शवादी जो विचार हैं वो सामने आए, यथार्थवादी विचार सामने आए। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं आगे चलकर आगे के वर्षों में विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने के अलग अलग तरीकों पर बहस की। मतलब धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन बढ़ता गया। फिर कई सारी जो यूनिवर्सिटीज़ थी उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है इसको पढ़ाना शुरू किया। इसमें नई नई रिसर्च की जाए, इसमें नई नई चीज़ें ऐड हों, इसके लिए कई सारे विद्वानों को शोध करने का मौका भी दिया गया, रिसर्च करने को भी कहा गया। इसके अलावा 20वीं सदी के अंत तक जब वैश्वीकरण ने पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ दिया तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में नए मुद्दे शामिल होने लगे। अब यह विषय सिर्फ देशों के बीच संबंधों तक सीमित नहीं रहा बल्कि वैश्विक संस्थानों, पर्यावरण और वैश्विक अर्थव्यवस्था जैसे नए मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करने लगा।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारी बातें बहुत क्लियर हैं। इस टॉपिक में आपको यही बताया गया कि एक प्रॉपर विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विकास किस तरह से हुआ। यहाँ पर हमने स्पेशली यहाँ पर ये देखा कि अगर हम एक विषय के तौर पर देखें तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक विषय के तौर पर इसका विकास हम समझ सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद से एक विषय के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास हुआ। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व में आपसी सहयोग और शांति की बात की गई और यथार्थवादी दृष्टिकोण है उसने अपना विचार सामने रखा। इसके बाद हमने देखा कि बाद के वर्षों में भी अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है इसका मतलब विकास होता गया। इसका विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने के लिए अलग अलग तरीक़ों पर बहस की, कई सारे शोध हुए और कई सारे जो मुद्दे थे वो धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शामिल होते गए। कई सारी जो यूनिवर्सिटीज़ थी उन्होंने अपने विश्वविद्यालयों में, अपनी यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ाना शुरू किया और कई सारे विद्वानों को प्रोत्साहित भी किया कि उन्हें मौका भी दिया कि वो इसमें शोध करें, नई नई रिसर्च करें। तो दोस्तों, इस तरह से एक विषय के रूप में धीरे धीरे एक अनुशासन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विकास हुआ। और फिर 20वीं शताब्दी के अंत तक जब वैश्वीकरण ने पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ दिया तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में नए मुद्दे शामिल हो गए। मतलब जो नए मुद्दे थे या जो नए जो विचार थे वो भी इसमें शामिल हुए। अब दोस्तों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो सिर्फ देशों के बीच संबंधों तक सीमित नहीं रहा। मतलब सिर्फ इतना नहीं कि दो देश हैं या जो अलग अलग जो देश हैं उनके बीच कैसे संबंध हैं सिर्फ इसका अध्ययन कर लिया जाए। इसके अलावा अब ये काफ़ी विस्तार से जो देश हैं, अब दोस्तों ये जो विषय है वो काफ़ी विस्तार से देशों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। साथ में ही जो वैश्विक संस्थाएँ हैं, कई सारे जो वैश्विक स्तर की जो संस्थाएं हैं, उदाहरण के लिए WTO हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, या जो दूसरी कई सारी वैश्विक जो संस्थाएं हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशंस भी, और भी जो दूसरी वैश्विक संस्थाएं हैं, तो ये इस अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उनका भी अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा जो वैश्विक अर्थव्यवस्था जैसे नए मुद्दे और जो पर्यावरण जैसा जो मुद्दा है, आज पर्यावरण का जो मुद्दा है विश्व में वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। जलवायु परिवर्तन का जो मुद्दा है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो ये जो नए मुद्दे हैं इनको भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शामिल किया गया है। मतलब यहाँ पर हम बस ये समझ रहे हैं कि एक विषय के तौर पर किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विकास हुआ। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी। दोस्तों मैं आपको बस यही कहूँगा, देखो जितनी बातें यहाँ तक समझ में आई ना उतनी इनफ है। समझ में यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से आ गया है, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको सारी बातें समझाई। अब यहाँ पर देखिए, जब आप यथार्थवादी विचार को समझ लेंगे, जब आप आदर्शवादी विचार को भी मैंने पढ़ाया है वैसे, आप जब इसको भी समझ लेंगे तब आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से ये जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विकास है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपकी जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें आपको यथार्थवादी दृष्टिकोण मैंने पढ़ाया है, साथ में ही जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है, हालांकि आदर्शवादी दृष्टिकोण आपको अलग से नहीं पढ़ना है, लेकिन तब भी यथार्थवाद के साथ मैंने थोड़ा सा आदर्शवाद भी पढ़ाया है, तो आपको इससे और अच्छे से सारी बातें क्लियर होंगी। अब दोस्तों यहाँ पर एक टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास। अभी देखिए, जो टॉपिक अभी हमने समझा वो एक विषय के तौर पर समझा कि एज अ डिसिप्लिन किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास हुआ। अब यहाँ पर हम बस अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास समझेंगे, बाकी जो अभी टॉपिक हमने समझा थोड़ी देर पहले वो भी इसी के साथ कनेक्टेड है, लेकिन थोड़ा सा हम इसे समझते हैं तो इससे आपको कुछ और बातें समझ में आएंगी। जल्दी समझेंगे इसे बहुत आसान शब्दों में। शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कोई औपचारिक अध्ययन नहीं था। यह क्षेत्र प्राचीन सभ्यताओं के बीच राजनयिक संबंधों और संघर्ष समाधान पर आधारित था और सुमेरियन और ग्रीक शहर राज्य, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है जैसे सुमेरियन और ग्रीक शहर राज्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्यों के मध्य संबंधों के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिंपल सी बातें बताई गई हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अभी हमने एक विषय के तौर पर बात की कि किस तरह से इसका विकास हुआ, तो हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से सारी बातें करना शुरू किया था, लेकिन ऐसा नहीं है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध था। तो अब किस रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध था तो यहाँ पर समझिए। तो देखिए, अगर हम शुरुआत से बात करें, बहुत समय पहले से बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का कोई औपचारिक अध्ययन नहीं था। मतलब औपचारिक रूप से कोई बहुत ही ज़्यादा अलग से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कोई अध्ययन नहीं होता था। बस क्या था कि जो प्राचीन जो सभ्यताएं वगैरह थी तो वहाँ पर बस राजनयिक संबंध की, राजनीति से संबंधित जो संबंध हैं एक सभ्यता या जो भी मतलब
एक नगर राज्य के दूसरे नगर राज्य के साथ, जब हम ग्रीक स्टेट को पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा ना कि जब यूनान में कई सारे नगर राज्य थे, है ना, तो एक नगर राज्य के दूसरे नगर राज्य के साथ किस तरह के संबंध हैं, राजनयिक संबंध किस तरह के हैं, और अगर कोई संघर्ष है तो उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, तो इस रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन होता था। इसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कई सारी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में। जैसे कि कौटिल्य का जब आपने मंडल सिद्धांत पढ़ा होगा, या आप जब मंडल सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें कौटिल्य ने राज्यों के संबंधों के बारे में कई सारी बातें बताई हैं। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो कौटिल्य की बुक है अर्थशास्त्र, इसमें कौटिल्य ने राज्यों के मध्य संबंधों के बारे में कई सारी बातें बताई हैं। तो ये बहुत पुराने टाइम की हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में। देखिए 17वीं शताब्दी में वेस्टफेलिया की शांति संधि, जो कि 1648 में हुई थी, को एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस संधि ने राष्ट्र राज्यों की संप्रभुता को मान्यता दी और यह सिद्धांत स्थापित किया कि एक राज्य को दूसरे राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह घटना आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार बनी। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जब हम बात करते हैं तो उसमें वेस्टफेलिया की जो शांति संधि थी, इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए आपको वेस्टफेलिया की शांति संधि आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या थी। इसके अलावा दोस्तों, आपका एक चैप्टर है जिसमें आपको राज्य संप्रभुता के बारे में पढ़ना है। तो राज्य संप्रभुता को भी, यह जो स्टेट है उस स्टेट की संप्रभुता को समझने के लिए भी आपको वेस्टफेलिया की संधि के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि वेस्टफेलिया की संधि के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रखा है। अब वेस्टफेलिया की संधि के बारे में जो संबंधित जो वीडियो है उसको मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देख लेना, जिससे आपको वेस्टफेलिया की संधि के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, वेस्टफेलिया की संधि से संबंधित जो वीडियो है उसको मैं या तो प्लेलिस्ट में डाल दूंगा या आई बटन पर मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से वेस्टफेलिया की संधि को समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ पर आपको कई सारी बातें बताई गई हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप वेस्टफेलिया की संधि को भी अच्छे से समझ लेना। फिर भी दोस्तों अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा वेस्टफेलिया की शांति संधि को समझें तो आप इसे यूँ समझ सकते हैं कि यूरोप में ये वेस्टफेलिया की शांति संधि हुई थी। इसका परिणाम सबसे जो इम्पोर्टेंट परिणाम इसका ये निकला कि इसने राष्ट्र राज्यों की संप्रभुता को मान्यता दी। संप्रभुता का मतलब होता है पूरी तरह स्वतंत्रता। देखिए इस वेस्टफेलिया की शांति संधि में क्या हुआ, यूरोप में जो अलग अलग जो राज्य थे या जो साम्राज्य थे, उन्होंने एक दूसरे को मान्यता दी, एक दूसरे की संप्रभुता को मान्यता दी। आपस में ये समझौता किया, जो अलग अलग जो साम्राज्य थे या जो राज्य थे, उन्होंने ये समझौता किया कि हम एक दूसरे की संप्रभुता को मान्यता देंगे और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एक राज्य की जो बाउंड्रीज हैं, जो सीमाएं हैं, उसका सम्मान किया जाएगा। तो जो बॉर्डर्स थे उनका सम्मान किया जाएगा। ये सारी बातें वेस्टफेलिया की शांति संधि में हुई थी। तो ये एक महत्वपूर्ण संधि मानी जाती है जिसने राष्ट्र राज्यों की संप्रभुता को मान्यता दी। और जाहिर सी बात है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक संप्रभुता का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वेस्टफेलिया की शांति संधि राष्ट्र राज्यों की संप्रभुता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत स्थापित किया। इसके साथ ही यूट्रेक्ट की संधि, संप्रभुता की अवधारणा को इस संधि ने भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया। अभी मैं यहाँ पर कंक्लूड कर दूंगा आपके लिए सारी बातें, प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। 20वीं शताब्दी में विकास, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का औपचारिक अध्ययन शुरू हुआ। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का औपचारिक अध्ययन शुरू हुआ। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी, हालांकि यह अपने कार्य में विफल रहा। देखिए बहुत सिंपल बात है, यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आदर्शवादी विचार सामने आए, आपसी सहयोग और शांति की बात की गई, यथार्थवादी दृष्टिकोण सामने आया जिसने अपना दृष्टिकोण, अपना विचार सामने रखा, और कुछ अन्य सिद्धांत जैसे कि उदारवाद, संरचनावाद, मार्क्सवाद, ये सिद्धांत भी शामिल हुए। इसके अलावा दोस्तों कई सारे अन्य विचार भी इसमें शामिल हुए। शीत युद्ध के बाद वैश्वीकरण दुनिया को अधिक जुड़ा हुआ बना दिया, लेकिन असमानता और सांस्कृतिक प्रभाव की चिंता बढ़ी। आलोचनात्मक सिद्धांत, नारीवाद, उत्तर आधुनिकतावाद जैसे दृष्टिकोण पारंपरिक विचारों पर सवाल उठाते हैं।
यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि नारीवाद, उत्तर आधुनिकतावाद जैसे दृष्टिकोण भी मतलब सामने आए, जिन्होंने अपना अपना विचार सामने रखा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास हुआ। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर आपको पहले यहाँ पे प्राचीन काल के बारे में बता दिया गया। एक जो शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित जो बातें थी वो यहाँ पर आपको बताई गई। फिर यहाँ पर वेस्टफेलिया की शांति संधि के बारे में बताया गया। मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट घटनाएँ थी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित, उसके बारे में आपको बताया गया। और फिर यहाँ पर आपको 20वीं शताब्दी में विकास के बारे में यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि किस तरह से आदर्शवादी विचार, यथार्थवादी विचार सामने आए। यहाँ इन्होंने अपना अपना दृष्टिकोण सामने रखा। कई सारे विचार इसमें जुड़े जिन्होंने अपना अपना दृष्टिकोण सामने रखा, और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विकास हुआ। आई होप दोस्तों यहाँ पर ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में विश्लेषण के स्तर। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं इसको आपको सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूँगा। अब देखिए, विश्लेषण के स्तर, लेवल्स ऑफ एनालिसिस, यहाँ पर 3 लेवल्स की बात की गई है। व्यक्तिगत स्तर, राज्य स्तर और वैश्विक स्तर। इंडिविजुअल लेवल, स्टेट लेवल और ग्लोबल लेवल। अब देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई घटना है तो उसको समझने के ये 3 स्तर हैं। इनके द्वारा हम किसी अंतर्राष्ट्रीय घटना को काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए, व्यक्तिगत स्तर क्या है। तो देखिए, व्यक्तिगत स्तर पर हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि नेता या व्यक्तियों के निर्णय कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करते हैं। राज्य स्तर पर हम देश की सरकार, नीति निर्माण और संस्थाओं के कार्यों को देखते हैं। वैश्विक स्तर पर हम पूरे विश्व में हो रही घटनाओं और उनके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। अब दोस्तों, इसे आप एक उदाहरण से समझिए। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक काल्पनिक उदाहरण बनाया है, इसके द्वारा आप काफ़ी अच्छे से सारी बातें समझ जाएंगे। मान लीजिए 2 देश हैं, देश ए और बी। इन दोनों देशों के नेता हैं। देश ए का नेता है नितिन और देश बी का नेता है विकास। अब इन दोनों देशों के बीच किसी मुद्दे को लेकर तनाव बढ़ जाता है, और जो देश ए और बी हैं, इन दोनों के बीच में मान लीजिए युद्ध होने लगता है। इन दोनों के बीच में मान लीजिए कि युद्ध होने लगता है। अब इसे समझना है। अगर हमें ये जो आपका टॉपिक है लेवल्स ऑफ एनालिसिस, इसके द्वारा अगर हमें यहाँ पर बातों को समझना है तो कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर, मान लीजिए कि यहाँ पर जो ए राष्ट्र है और ये जो बी राष्ट्र है, इनके बीच में युद्ध हो रहा है। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये जो घटना है, इसे हम कैसे समझेंगे। पहले यहाँ पर हम व्यक्तिगत स्तर देखेंगे, व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल लेवल देखेंगे। पहले हम क्या समझेंगे कि ये दोनों जो देश हैं, इनके जो नेता हैं, ठीक है, इनके जो शीर्ष नेता हैं, जो मतलब जो मुख्य जो नेता हैं या जो मुख्य व्यक्ति हैं इन देश में, जैसे कि देश ए और देश बी में जो मुख्य व्यक्ति हैं, जिनके पास निर्णय लेने की शक्ति है, या जो बहुत ही प्रमुख व्यक्ति हैं, तो उनके विचार कैसे हैं, ठीक है, उनकी व्यक्तिगत सोच कैसी है, उनकी क्या रणनीति होती है, या वो कैसा सोचते हैं, क्या वो शांति चाहते हैं। मतलब ये है कि कोई भी जो भी अंतर्राष्ट्रीय घटना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय घटना क्या है, यहाँ पर जो मैंने काल्पनिक उदाहरण लिया है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय घटना है कि ए और बी राष्ट्रों के बीच में युद्ध हो रहा है, ठीक है। अब जो ए और बी राष्ट्र के जो प्रमुख व्यक्ति हैं या जो प्रमुख लीडर हैं, पहले हम देखेंगे कि उनकी व्यक्तिगत सोच क्या है। वो व्यक्ति उनकी व्यक्तिगत सोच कैसी है, उनकी व्यक्तिगत क्या रणनीति है, उनका व्यक्तित्व कैसा है। मतलब यह है कि हम पहले व्यक्तिगत स्तर देखते हैं, ठीक है। पहले हम व्यक्तिगत स्तर के द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय घटना को समझने का प्रयास करते हैं कि किसी व्यक्ति का या जो कुछ व्यक्ति हैं उनका उन्होंने किस तरह से उस जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भी घटना है उसको प्रभावित किया है। तो पहले हम व्यक्तिगत स्तर देखते हैं। दूसरा है राज्य स्तर। अगर हम इस उदाहरण की बात करें तो हम देखेंगे राज्य स्तर में कि ये जो देश हैं, देश ए और देश बी, इनका अपना क्या हित है। मतलब देश ए का क्या हित है, देश बी का क्या हित है, इनके अपने क्या मुद्दे हैं, हम इसकी बात करेंगे। और वैश्विक स्तर पर हम क्या देखेंगे, अगर हम इसी उदाहरण में बात करें तो वैश्विक स्तर पर हम देखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियां हैं वो कैसी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनका क्या उनका क्या विचार है, उनका क्या रुख है इस घटना पर।
मतलब अगर हम इस एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझें तो हम वैश्विक स्तर में देखेंगे कि ये ए और बी के बीच में जो युद्ध हो रहा है, इस पर अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनका क्या रुख है, या जो अलग अलग देश हैं उनका क्या मतलब रुख है इस घटना पर, और किस तरह से ये घटना विश्व को प्रभावित कर रही है। तो हम ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। तो यही सारी बातें हम समझते हैं इन तीनों स्तरों में। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटना है उसको हम यहाँ पर समझते हैं कि व्यक्तिगत स्तर, पहले हम उसको व्यक्तिगत स्तर पर देखते हैं, फिर राज्य स्तर पर देखते हैं, और फिर वैश्विक स्तर की हम बात करते हैं। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटना हो उसे हम इसके द्वारा ऐसे समझेंगे कि पहले हम व्यक्तिगत स्तर की बात करेंगे। पहले हम देखेंगे कि जो भी संबंधित घटना है उससे संबंधित जो भी प्रमुख व्यक्ति हैं उनका अपना क्या व्यक्तित्व है, उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच क्या है। ठीक है, तो हम इसको पहले व्यक्तिगत स्तर में हम ये सारी बातें समझेंगे। इसके बाद हम राज्य स्तर में यहाँ पर मतलब जो भी संबंधित संस्था है या जो देश है उसकी जो सरकार है, जो नीति निर्माण संस्थाएं हैं, हम इनको समझते हैं कि मतलब इनका क्या हित है। ठीक है, ये सारी बातें हम समझते हैं। और वैश्विक स्तर पर हम अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति है इसको समझते हैं। जो भी घटना है उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से अपना प्रभाव डाला है, या जो भी संबंधित घटना है वो किस तरह से विश्व को प्रभावित कर रही है, या जो अलग अलग जो संस्थाएं वगैरह हैं, वैश्विक संस्थाएं हैं, या जो अलग अलग देश हैं उनका क्या रुख है उस घटना को लेकर। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। यहाँ पर दोस्तों आप कई सारे उदाहरण रख सकते हैं। यहाँ पर आप कई सारे उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये एक काल्पनिक उदाहरण लेकर यहाँ पे सारी बातें समझाने का प्रयास किया। इसी तरह आप कई सारे उदाहरण आप यहाँ पर रखकर समझ सकते हैं बातों को। जैसे कि मान लीजिए रूस यूक्रेन युद्ध की अगर हम बात करें तो हम उसे यहाँ पर लेवल्स ऑफ एनालिसिस में ऐसे समझ सकते हैं। पहले हम व्यक्तिगत स्तर में हम देखेंगे कि जो रूस और यूक्रेन है, तो ये जो दोनों देश हैं, ठीक है, अब इनमें जो प्रमुख व्यक्ति हैं, जो शीर्ष स्तर पर जो नेता हैं, उनके अपने क्या विचार हैं, ठीक है, उनका क्या दृष्टिकोण है, उनकी क्या रणनीति है। तो हम पहले व्यक्तिगत स्तर पर समझेंगे। राज्य स्तर पर हम पूरे देश की बात करेंगे कि ये जो दोनों देश हैं इनका अपना अपना क्या हित है, ठीक है, इनका अपना अपना क्या संप्रभुता सुरक्षा को लेकर इनका अपना अपना क्या मुद्दा है, हम इसको समझेंगे। ठीक है, मतलब दोनों देशों के हितों की बात करेंगे कि राज्य स्तर पर हम देखेंगे कि दोनों देशों का अपना अपना क्या हित है, अपना अपना क्या मुद्दा है, इसकी बात करेंगे। वैश्विक स्तर पर हम देखेंगे कि किस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अलग अलग जो बड़ी बड़ी जो वैश्विक संस्थाएं हैं और जो अलग अलग देश हैं उनका क्या मतलब रुख है इस घटना को लेकर, और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति कैसी है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझते हैं, और इस घटना ने किस तरह से विश्व को प्रभावित किया है। तो ये सारी बातें हम वैश्विक स्तर में समझते हैं। कोई भी घटना हो, ठीक है, यहाँ पर तो मैंने एक युद्ध का उदाहरण दिया। आप मान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए कि जलवायु परिवर्तन को लेकर मान लीजिए कोई समझौता होता है विश्व में। मान लीजिए कोई संगठन, मान लीजिए कोई भी संगठन है जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित कोई समझौता करता है, तो उसे भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं। पहले हम समझेंगे कि जो भी मतलब समझौता हुआ उसमें जो प्रमुख व्यक्ति थे उनका क्या विचार है, उनकी अपनी सोच क्या है। तो पहले हम व्यक्तिगत स्तर को देखते हैं, फिर राज्य स्तर पर हम देखेंगे जो समझौता हुआ उससे संबंधित जो संस्था है उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। फिर हम वैश्विक स्तर पर उसके बारे में काफ़ी डिटेल में समझेंगे कि वैश्विक परिस्थितियाँ क्या है। जैसे कि अभी यहाँ पर हम जलवायु परिवर्तन से संबंधित समझौते की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि जो समझौता हुआ XYZ, जो भी समझौता हुआ जलवायु परिवर्तन से संबंधित, तो उस पर वैश्विक परिदृश्य क्या है, जो अलग अलग जो संस्थाएं हैं या अलग अलग जो देश हैं उनका अपना क्या दृष्टिकोण है, किस तरह से जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो मुद्दा है वो पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो दोस्तों कोई भी उदाहरण हो सकता है जिसके द्वारा आप यहाँ पर सारी बातों को समझ सकते हैं। ऐसा कोई भी घटना जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है तो उसको हम यहाँ पे ये जो 3 लेवल्स हैं इनकी सहायता से समझ सकते हैं। तो ये जो टॉपिक था आपका लेवल्स ऑफ एनालिसिस इन IR, इसको आपको काफ़ी डिटेल में समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक है यथार्थवाद बनाम आदर्शवाद, रियलिज्म वर्सेस आइडियलिज्म।
यथार्थवादी मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। उनका कहना है कि देश हमेशा शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और इसलिए उनके बीच संघर्ष होना स्वाभाविक है। एक लाइन में समझो, जो यथार्थवादी हैं उनका मानना है कि जो अलग अलग जो राज्य हैं उनके बीच संघर्ष होना स्वाभाविक है। क्यों है? क्योंकि जो राज्य है वो हमेशा शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। एक राज्य चाहता है कि वो दूसरे राज्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो। मतलब ये है कि एक राज्य अपने आप को अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयास करता है दूसरे राज्यों की तुलना में। इसलिए क्योंकि ये जो शक्ति को लेकर ये जो प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है राज्यों के बीच में, ठीक है, जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में, और इसी कारण से राज्यों के बीच संघर्ष होना स्वाभाविक है, ऐसा यथार्थवादी मानते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात यहाँ पर आप ये भी समझ लो कि यथार्थवाद हो गया, आदर्शवाद हो गया और कई और विचार अभी सामने आएंगे। तो ये हैं क्या? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के ये अलग अलग दृष्टिकोण हैं, ये अलग अलग तरीके हैं। इन्हें आप चश्मे के रूप में समझ सकते हो। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति ने यथार्थवाद का चश्मा पहन लिया है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक यथार्थवादी विद्वान की तरह देखेगा। उसे सारी चीज़ें यथार्थवाद के रूप में, मतलब सारी चीज़ें नज़र आएंगी। मतलब ये समझ लो आप कि जैसे कि यथार्थवाद हो गया, आदर्शवाद हो गया, और अभी हम कुछ और भी बातें करेंगे विचार की। तो ये अलग अलग चश्मे हैं, ये अलग अलग नज़र से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखते हैं। जिस विद्वान ने या जिस व्यक्ति ने आदर्शवाद का चश्मा पहना हुआ है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आदर्शवाद की तरह देखेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आई होप आपको बातें समझ में आ रही हों। यथार्थवाद समझ में आ गया होगा। बाकी हम यथार्थवाद को नेक्स्ट यूनिट में हमें डिटेल में पढ़ना ही है। ठीक है, यहाँ पर तो एक तरह से एक इंट्रोडक्शन के रूप में आप पढ़ रहे हो ताकि सारी बातें आपको सही से समझ में आएँ। यथार्थवाद क्या है? यथार्थवाद यही मानता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति और सुरक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक देश क्या चाहता है कि वो अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है। यथार्थवाद यही मानता है कि हर एक देश अपने आप को अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयास करता है और अपने आप को अधिक से अधिक सुरक्षित बनाने का प्रयास करता है। और यहाँ पे एक उदाहरण, यहाँ पे और भी बातें की गई हैं। यह जो विचार है यह है थ्यूसिडिड्स, मैकियावेली और हॉब्स जैसे विचारकों से आया है। उदाहरण के लिए रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, जहां दोनों देश अपनी शक्ति और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। यहाँ पे कुछ प्रमुख विचारकों के बारे में बताया गया है जिन्होंने यथार्थवाद से संबंधित विचार प्रस्तुत किए हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात का आप ध्यान रखना, जब हम पढ़ रहे थे कि एक विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विकास कैसे हुआ, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से प्रथम विश्व युद्ध के बाद कई सारे विचार सामने। आदर्शवाद का विचार सामने आया, यथार्थवाद का विचार सामने आया, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। लेकिन मैंने यहाँ पर कहा एक व्यवस्थित रूप में कई सारी विचारधाराएँ हमें दिखने लगीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये विचार पहले थे ही नहीं। स्पेशली यहाँ पर मैं आपको यथार्थवाद का विचार बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आया यथार्थवाद का विचार पहले भी था। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये कुछ प्रमुख विद्वान रहे हैं जिन्होंने यथार्थवादी विचार प्रस्तुत किए हैं। जब हम बात कर रहे थे कि एक विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विकास कैसे हुआ, तो हम यही समझ रहे थे कि एक प्रॉपर विषय के रूप में, एक डिसिप्लिन के रूप में, एक अनुशासन के रूप में, मतलब एक प्रॉपर एक विषय के रूप में किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विकास हुआ, हम ये समझ रहे थे। और तब हमने बात की थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, है ना। तो हमने ये समझा था ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक प्रॉपर विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विकास हुआ। लेकिन फिर हमने दोस्तों ये भी समझा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है तो वो पहले भी था, हालांकि पूरी तरह औपचारिक रूप से नहीं था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध पहले भी था। ठीक है, और ये जो विचार हैं ये भी पहले थे, ऐसा नहीं कि ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही आए। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि ये जो प्रमुख विद्वान रहे हैं तो इन्होंने यथार्थवादी विचार दिए थे, मतलब इन्होंने कई सारे यथार्थवादी बातें कही हैं अपने दृष्टिकोण में, अपने जो भी इन्होंने विचार प्रस्तुत किए हैं, तो उसमें इन्होंने कई सारी यथार्थवादी बातें बताई हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को समझते हैं तो उसमें भी हमें यथार्थवादी विचार देखने को मिलते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी।
यहाँ पर दोस्तों कई सारी बातें समझानी पड़ती हैं, इसलिए आपको डिटेल में बताना पड़ता है मुझे। अब देखिए, ये घूम फिर कर वापस से यहाँ पर आते हैं हम। यथार्थवाद का यही मतलब मेन कॉन्सेप्ट है कि यथार्थवाद कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है कि आज भी हम देख रहे हैं, जैसे कि रूस और यूक्रेन। तो यहाँ पर यथार्थवादी दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि दोनों जो देश हैं वो अपनी अपनी सुरक्षा और शक्ति को प्राथमिकता दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आदर्शवाद की। अब देखिए, यथार्थवाद समझ में आ गया तो आदर्शवाद आपको समझ में आना ही चाहिए क्योंकि ये थोड़ा अपोजिट है, ठीक है, काफ़ी अपोजिट विचार है ये यथार्थवाद से। अब देखिए, आदर्शवादी या उदारवादी मानते हैं कि देखिए, आदर्शवादी और उदारवादी मानते हैं कि मानवता की प्रगति संभव है और देशों के बीच सहयोग से शांति और समृद्धि लाई जा सकती है। वोल्टेयर, कांत और जॉन लॉक जैसे विचारकों ने इस विचारधारा का समर्थन किया। आदर्शवादी मानते हैं कि लोकतंत्र, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। वे विश्वास करते हैं कि अगर देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें तो संघर्ष और गरीबी को समाप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर देशों के बीच सहयोग को आदर्शवादी दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। अभी यहाँ पर हम यथार्थवाद की बात कर रहे थे, तो हमने यथार्थवाद के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर सारी बातें समझी, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आदर्शवाद की। तो आदर्शवाद यहाँ पर क्या कह रहा है? आदर्शवाद कह रहा है कि सभी देश आपस में सहयोग कर सकते हैं, सभी देश आपस में शांति की मतलब विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं। अगर सभी देश आपस में सही से सहयोग करें तो विश्व में शांति और समृद्धि लाई जा सकती है। यही आदर्शवादी जो उदारवादी हैं वो मानते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, यथार्थवादी एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं, जो राष्ट्र हैं, जो राज्य हैं, उनके बीच में संघर्ष स्वाभाविक है क्योंकि वो शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। सुरक्षा, शक्ति जैसे जो मुद्दे हैं उसको यथार्थवादी जो विद्वान है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। दूसरी तरफ जो आदर्शवादी हैं वो कहते हैं नहीं, जो देश हैं, जो राष्ट्र हैं, जो राज्य हैं, वो सहयोग करना चाहते हैं, वो शांति स्थापित करना चाहते हैं। अगर सभी देश एक सहयोग स्थापित करें आपस में तो विश्व में शांति और समृद्धि लाई जा सकती है। उदाहरण के रूप में देखें तो जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन एक ऐसा मुद्दा है जिससे सभी देश प्रभावित होते हैं, ठीक है। अगर जलवायु में परिवर्तन होगा तो सभी देश इससे प्रभावित होंगे, तो इस पर देश सहयोग करने के लिए तैयार हो सकते हैं, आसानी से मतलब तैयार हो सकते हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी देश बहुत आसानी से सहमत हो सकते हैं, मतलब सहयोग करने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो ये जो आदर्शवादी हैं उनका यही मानना है, मतलब विश्व में जो देश हैं वो आपस में सहयोग कर सकते हैं और शांति व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। तो ये आदर्शवादियों का मानना है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मैं किसी विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहा, बस जिस विचारधारा के बारे में मैं पढ़ाता हूँ तो उससे संबंधित सारी बातें मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ ताकि उदाहरण वगैरह देकर आपको सारी बातें समझाई जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यथार्थवाद को समझ लिया, रियलिज्म को समझ लिया, आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद को भी हमने समझ लिया, ठीक है। ये दोनों विचारधाराओं को हमने समझा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर अब बात करते हैं पारंपरिकता और व्यवहारवाद की, ठीक है। ये भी क्या है? ये भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित ही है। ये भी दोस्तों एक तरीका ही है, ये भी अलग अलग मतलब ये भी तरीके हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए, ठीक है। पारंपरिकता, अब यहाँ पर समझ में आ रहा है ना, पारंपरिकता मतलब जो परंपरा के रूप में चला आ रहा हो, ठीक है। ट्रेडिशनलिज्म, जो ट्रेडिशन के रूप में चला आ रहा हो। देखो बहुत सिंपल है, पारंपरिकता वगैरह यहाँ पर जब मतलब होता है ना पॉलिटिकल साइंस में, तो आप समझ जाया करो कि यहाँ पर ना पारंपरिकता का मतलब है ऐसे सिद्धांत, ऐसे विचार जो लंबे समय से चले आ रहे हैं, ऐसा तरीका जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। बहुत लंबा समय का यहाँ मतलब होता है जब शुरुआती टाइम था, जब नया तरीका नहीं था, तो जो पुराना तरीका है वही है यहाँ पर पारंपरिकता, ठीक है, जो लंबे समय से चला आ रहा है। तो पारंपरिकता में विद्वान इतिहास, दर्शन और कानून के आधार पर राजनीति का अध्ययन करते हैं। यह एक पुराने तरीके का अध्ययन है जिसमें वे घटनाओं को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए जब हम विश्व युद्धों के बारे में पढ़ते हैं तो हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि किन किन कारणों से युद्ध हुआ और इसके नैतिक और सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखते हैं। इस दृष्टिकोण में विद्वान उन सबक और नैतिकताओं को भी समझने की कोशिश करते हैं जो हमें इतिहास से मिलती हैं। अब यहाँ पर व्यवहारवाद को भी समझते हैं ताकि और डिटेल में आपको सारी बातें क्लियर हों।
व्यवहारवाद दूसरी ओर एक नया तरीका है जो वैज्ञानिक तरीके का अनुसरण करता है। इसमें विद्वान राजनीति का अध्ययन वैसे ही करने की कोशिश करते हैं जैसे वैज्ञानिक प्रयोगशाला में किसी प्रयोग का अध्ययन करते हैं। वे आंकड़ों और आकलनों का उपयोग करते हैं। व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीति को समझने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि लोग असल में कैसे व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम चुनावों का अध्ययन कर रहे हैं तो हम यह देख सकते हैं कि लोग किस तरह से वोट करते हैं और इसके पीछे के पैटर्न क्या हैं। मुख्य अंतर: पारंपरिकता में हम घटनाओं को नैतिकता और सांस्कृतिक संदर्भों के साथ समझने की कोशिश करते हैं, जबकि व्यवहारवाद में हम आंकड़ों और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करते हुए पैटर्न और व्यवहार की पहचान करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर आप व्यवहारवाद को समझ लोगे ना तो आपको पारंपरिकता समझ में आएगा। देखिए, व्यवहारवाद में क्या है, जब हम मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संबंधित, यहाँ पर नॉर्मली उदाहरण लो, हम कोई भी चीज़ समझ रहे हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो या अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पर हम व्यवहारवाद को समझ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात को समझिए, जैसे कि यहाँ पर अगर वोटिंग का उदाहरण दिया गया है, यहाँ पर जैसे कि अगर चुनाव हो रहे हैं तो लोग चुनावों में वोट किस तरह से करते हैं, आखिर क्या क्या पहलू महत्वपूर्ण हैं, किन किन मुद्दों पर लोग वोट करते हैं, और मतलब लोगों को, मतलब इसे ऐसे समझ लो कि जब लोग वोट देने जाते हैं, जब लोग वोट देने जाते हैं तो लोग क्या सोच कर जाते हैं कि मुझे इस XYZ पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना है, मुझे इस ABC पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना है। तो क्या फैक्टर्स होते हैं वो जो लोगों को प्रभावित करते हैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने के लिए, ठीक है। मतलब XYZ या ABC कोई भी मतलब पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है। तो लोग किन मुद्दों को ध्यान में रखते हैं जब वो वोट देने जाते हैं, तो वो किस चीज़ से प्रभावित होते हैं। तो अगर हमें इसको समझना है तो दो तरीके हैं, एक है पारंपरिकता और एक है व्यवहारवाद। तो जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है जो व्यवहारवादी है वो क्या करेंगे, जो व्यवहारवादी हैं वो, उनका मानना है कि हम जो पैटर्न चले आ रहे हैं उसको समझेंगे, जो आंकड़े हैं, मतलब जो भी मतलब जो पैटर्न चला आ रहा है हम उसको समझेंगे और उसके आधार पर ही सारी कुछ बातें कहेंगे। तो व्यवहारवाद आपको समझ में आया होगा कि जो व्यवहारवादी हैं वो आंकड़ों पर ध्यान देते हैं, वो पैटर्न पर ध्यान देते हैं कि क्या पैटर्न चला आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें दिखाई देता है व्यवहारवाद में। जैसे कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, इसमें जो व्यवहारवादी हैं वो कुछ ऐसे समझेंगे कि 2004 था, मान लो, ठीक है। 2004 में लोग किन मुद्दों से प्रभावित हो रहे थे, ठीक है, वोट देने के लिए। 2009 में लोग किन मुद्दों से प्रभावित हो रहे थे। इसी तरह वो अलग अलग पैटर्न को समझेंगे कि लोग किस तरह से प्रभावित होते चले आ रहे हैं। तो फिर आगे वो कुछ बात कहेंगे, मतलब पिछला कुछ देखकर, कुछ आंकड़ों को समझकर, ठीक है, मतलब थोड़ी सी यहाँ पर रिसर्च की जाती है, थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाता है, उसके बाद ही यहाँ पर कुछ कहा जाता है। तो आई होप यहाँ पर आपको व्यवहारवाद समझ में आया होगा। अब पारंपरिकता है तो ये थोड़ा पुराना तरीका है, लेकिन ध्यान रखना, पुराने तरीके का मतलब ये नहीं है कि बेकार है। ध्यान रखना, कमियां हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पुराना तरीका है तो प्रयोग में ही नहीं आता, ठीक है। हालांकि ये पुराना तरीका है, आप वापस से टॉपिक पर आ रहे हैं, ठीक है, एक पुराना तरीका है ये। इसमें क्या है, जो भी घटना है, जो भी मुद्दा है, जो भी विषय है, उसको हम काफ़ी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं और उसके नैतिक और सांस्कृतिक पहलुओं को भी ध्यान में रखते हैं। एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, जैसे कि अगर हम विश्व युद्धों के बारे में पढ़ें तो पारंपरिकता में कुछ ऐसे पढ़ेंगे कि जो युद्ध है वो किन किन कारणों से हुआ और इसके क्या नैतिक और क्या सांस्कृतिक पहलू थे, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी हमने पारंपरिकता और व्यवहारवाद को समझा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अंतर प्रतिमान विमर्श। तो ये भी दोस्तों आपका एक टॉपिक है, इसे भी आपको पढ़ना है। तो मैंने यहाँ पर सारे टॉपिक्स को ही ऐड किया है। तो यहाँ पर अब हम इसको समझ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक के दौरान यह उभरा। यह विमर्श अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के तरीके में बदलाव लाने के लिए आया और पुराने सिद्धांतों पर सवाल उठाया। अब यहाँ पर दोस्तों कई पॉइंट्स हैं जिसके द्वारा हम यहाँ पर इस टॉपिक को और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर कई पॉइंट्स हैं, एक एक करके यहाँ पर सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, यथार्थवाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यथार्थवाद
प्रमुख सिद्धांत बन गया। इसका फोकस राज्यों पर था जो शक्ति और सुरक्षा को सबसे अहम मानता था। अब देखिए दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति की बात की गई थी, शांति व्यवस्था विश्व में स्थापित करने की बात की गई थी। आदर्शवाद जो था वो प्रमुख विचार के रूप में सामने आया था। शांति व्यवस्था की बहुत ज़्यादा बातें की गई थी, ठीक है, शांति व्यवस्था स्थापित करने के कई प्रयास किए गए थे। लेकिन तब भी द्वितीय विश्व युद्ध होता है और जिस कारण से हम देखते हैं कि यथार्थवाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक प्रमुख सिद्धांत बन जाता है। मतलब यथार्थवाद को काफ़ी प्रमुखता मिलने लगती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। लेकिन 1960 के दशक में, लेकिन दोस्तों 1960 के दशक तक विद्वानों ने यह महसूस किया कि यथार्थवाद दुनिया की जटिलताओं को पूरी तरह नहीं समझा रहा, इसलिए नए तरीके और दृष्टिकोण उभरने लगे। देखो, मैंने पहले ही बताया था आपको, जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है या जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है और जो दूसरे जो मैंने अभी विचार की बात की थी, ये क्या हैं? ये अलग अलग तरीके हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के, ठीक है। इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं, कई बार मैंने राजनीति बोल दिया है तो संबंध शब्द का प्रयोग करूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसको समझने के लिए जो अलग अलग जो तरीके हैं वह यहाँ पर इसी की बात हो रही है, ठीक है। आदर्शवाद, यथार्थवाद, अभी हमने पारंपरिकता की बात की, व्यवहारवाद की बात की, तो ये भी क्या है? ये एक अलग अलग दृष्टिकोण है, अलग अलग तरीके हैं जो कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में कई सारी बातें समझाते हैं। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यथार्थवाद एक प्रमुख सिद्धांत बन गया। लेकिन 1960 के दशक तक जो विद्वान थे उन्होंने ये महसूस किया कि जो यथार्थवाद है वो हमें दुनिया की जो जटिलताएं हैं उनको पूरी तरह नहीं समझा पा रहा, मतलब इसमें भी कहीं कमी है कोई। तो मतलब विद्वानों ने फिर जो दूसरे तरीके हैं उन पर भी ध्यान देना शुरू किया, यानी कि मतलब यही है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो यथार्थवाद को जो प्रमुखता मिली, तो उसमें यहाँ पर जो विद्वान हैं उनको ये महसूस हुआ, आगे 1960 के दशक तक विद्वानों को ये महसूस हुआ कि यथार्थवाद दुनिया की जटिलताओं को पूरी तरह नहीं समझा रहा, और इसीलिए फिर नए तरीके और दृष्टिकोण उभरने लगे। अब जो आलोचक थे तो उनका ये कहना था, आलोचकों ने कहा कि यथार्थवाद सिर्फ राज्यों और सत्ता की राजनीति पर ध्यान देता है, जबकि गैर राज्यकर्ताओं और वैश्विक परस्पर निर्भरता की अनदेखी करता है। अब दोस्तों, यथार्थवादी दृष्टिकोण के जो आलोचक थे तो उनका ये यहाँ पर ये कहना था कि जो यथार्थवाद है वो सिर्फ राज्यों और सत्ता पर फोकस करता है, ठीक है। जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कि जो गैर राज्यकर्ताएँ हैं, जैसे कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, गैर राज्य अभिकर्ता हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, कई सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ज़्यादा महत्व है। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिनका अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो यहाँ पर यही कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हैं या जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, तो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, गैर राज्यकर्ता हैं, उन पर यथार्थवाद फोकस नहीं करता और वैश्विक परस्पर निर्भरता की अनदेखी करता है। जो परस्पर जो निर्भरता है तो उसकी अनदेखी करता है ये। अब नए विचार जैसे क्षेत्रीय एकीकरण, परस्पर निर्भरता और वैश्विक सहयोग पर जोर देने लगे। इन नए दृष्टिकोणों ने दिखाया कि दुनिया में राज्य के अलावा भी कई ताकतें काम कर रही हैं। अब जो नए दृष्टिकोण आए, तो जो नए विचार आए, तो उन्होंने ये बताया कि परस्पर निर्भरता और वैश्विक सहयोग आवश्यक है, ठीक है। उन्होंने परस्पर निर्भरता और वैश्विक सहयोग पर जोर दिया। यथार्थवाद को चुनौती देने वालों में सबसे प्रमुख उदारवादी थे, जो मानते थे कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और नियम भी वैश्विक राजनीति को आकार देते हैं। मार्क्सवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पूंजीवाद और वर्ग संघर्ष की दृष्टि से देखा और साम्राज्यवाद व वैश्विक पूंजीवाद की आलोचना की। मतलब यहाँ पर अलग अलग तरीक़ों से यहाँ पे बातें बताई जा रही हैं कि जैसे कि उदारवाद ने बात की कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ और नियम, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं, इनका भी वैश्विक राजनीति में बहुत अहम भूमिका होती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं, जो कानून हैं, इनका भी बहुत बड़ा रोल है, ये उदारवादियों ने माना, ठीक है। तो इस तरह उदारवादियों ने यथार्थवाद को चुनौती दी, ठीक है। और जो मार्क्सवादी हैं तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पूंजीवाद और वर्ग संघर्ष की दृष्टि से देखा।
मतलब उन्होंने एक अलग विचार यहाँ पे प्रस्तुत किया है ना, कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पूंजीवाद और वर्ग संघर्ष की दृष्टि से देखा और साम्राज्यवाद व वैश्विक पूंजीवाद की आलोचना की। ठीक है। अंतर प्रतिमान विमर्श ने यथार्थवाद के एकाधिकार को तोड़ते हुए नए विचारों को जन्म दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के कई नए तरीके सामने आए। तो देखिए यहाँ पर ये जो मतलब यहाँ पर ये जो टॉपिक था आपका अंतर प्रतिमान विमर्श, इसमें आपको यही बताया जा रहा है कि जो यथार्थवाद का एक अधिकार था, मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यथार्थवाद एक प्रमुख विचार जो प्रमुख सिद्धांत के रूप में सामने आया था अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, तो इसको चुनौतियाँ मिली। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए कई सारे नए विचार सामने आए, और जो उदारवाद हो गया, मार्क्सवाद हो गया, तो इन्होंने अलग तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने की यहाँ पर कई सारी बातें बताई। मतलब सिंपल सा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए हमें यहाँ पर कई सारे तरीके देखने को मिलते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को यहाँ पर हमें कई दृष्टिकोण से समझने के यहाँ पर तरीके देखने को मिलते हैं। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर ये टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। इसमें हमने समझा कि किस तरह से बदलाव आया अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के जो तरीके थे। स्पेशली यहाँ पर हमने ये समझा कि यथार्थवाद एक प्रमुख सिद्धांत बन गया था। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यथार्थवाद एक प्रमुख सिद्धांत बन गया था, और इस टॉपिक में हमने यही समझा कि अब इस विचार में बदलाव आया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में यथार्थवाद एक प्रमुख सिद्धांत है। तो ये जो विचार था इसमें बदलाव आया 1960 के दशक के अंत में। इसमें बदलाव आया कि नहीं, जो यथार्थवाद है वो जो दुनिया की जो जटिलताएं हैं, ठीक है, उसको पूरी तरह नहीं समझा पा रहा। कई सारे जो आलोचक थे इसके, उन्होंने कई सारी बातें यहाँ पर बताई कि जो यथार्थवाद है वो सिर्फ राज्यों और सत्ता पर ही फोकस करता है, जबकि जो गैर राज्यकर्ता हैं जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए या बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हो गई, और जो दूसरे गैर राज्य भी करता हैं, तो उस पर ये ध्यान नहीं देता, और जो वैश्विक परस्पर निर्भरता है तो उसकी अनदेखी करता है। मतलब कई सारे जो विद्वान थे उन्होंने यथार्थवाद की जो सीमाएं थी उसको भी यहाँ पर सामने रखा, और फिर हमने यहाँ पर देखा कि नए विचार सामने आए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के नए विचार सामने आए। यथार्थवाद को काफ़ी चुनौती मिली। उदारवाद इसमें सबसे प्रमुख था, उदारवादी विचार, जिसने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है, ये भी वैश्विक राजनीति में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। और मार्क्सवाद ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो मार्क्सवादी हैं उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पूंजीवाद और वर्ग संघर्ष की दृष्टि से देखा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के कई नए विचार हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उसको समझने के कई सारे जो नए दृष्टिकोण हैं वो देखने को हमें यहाँ पर मिलते हैं। कई सारे जो अलग दृष्टिकोण हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। आई होप यहाँ पर दोस्तों सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।